तो देखिएगा लास्ट सेशन में आपने देखा था IBPS PU प्रीलिम्स 2020 इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पैसेज का क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन और एरर के कुछ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन अगर आपके पास दे रखे हो तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से 26 आपके पास जो दे रखे हैं वो आपके पास रहेगा क्लोज टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लोज टेस्ट आपके पास एक्चुअल में है क्या और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्लोज टेस्ट की अगर अपन बात करें तो आपके पास एक पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ब्लैंक्स गिवन होंगे और आपको क्या करना है, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उस पर्टिकुलर ब्लैंक के अंदर कौन सा एक सही ऑप्शन आ सकता है वो आपको फिल करना है 5 ऑप्शंस में से। तो देखिएगा हो सकता है इसमें 2 या 3 ऑप्शंस के अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, ठीक है, बट अगर थोड़ा सा आप कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें तो गारंटेड आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हो। और क्लोज टेस्ट देखिए, स्टूडेंट अक्सर क्लोज टेस्ट के अंदर कहता है कि सर इसमें एक्यूरेसी नहीं रहती, ठीक है, इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना आपके कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सॉल्व करने का तरीका मेरा हमेशा, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा क्या करना है कि सबसे पहले जो पैराग्राफ आपके पास दे रखा है उस पैराग्राफ को पूरा एक बार रीड कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोज टेस्ट है। अच्छा, पैराग्राफ को रीड करने के बाद होगा क्या? पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपके पास होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि जो पैराग्राफ आपके पास दे रखा है उसकी एक्चुअल में थीम क्या है और जो आने वाले आंसर है वो कौन से हो सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मेरा एक्यूरेट आंसर लेके आ सकता है। चलिए चलते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ इस पूरे पैराग्राफ को कि आपके पास इसकी थीम क्या, और उसके बाद में चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे। इसने कहा है गैसियस रिफाइनरी, ठीक है, ब्लैंक इंक्लूड हाइड्रोजन, फ्यूल गैस, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज ब्लैंक इन रिफाइनरी, ठीक है, जो भी होता होगा। Blank in refinery desulfurization facility which remove hydrogen sulfide from the gas stream, जो क्या करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को बाहर निकलता है गैस स्ट्रीम से, एंड देन separate the compound into elemental hydrogen and sulfur. Small quantities of the hydrogen may be delivered to the refinery fuel system, ठीक है। refinery fuel gas varies in composition but usually contains a blank amount of methane, उसमें थोड़ा मीथेन होता होगा। It has a heating value similar to natural gas and is consumed in plant operation, ठीक है। The drawback is that periodic variability in heating value makes it blank for delivery to consumer gas system. Okay, ethane may be blank from the refinery fuel system for use as a petrochemical feedstock. In many cases, these operations take place in relatively remote regions and affect only those employed by the industry. So, the little or no blank is attempted. अच्छा, रिमोट रीजन होते हैं और अफेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयड। अच्छा, ये जो पैसेज आपके पास दे रखा है वैसे अगर देखा जाए तो पैसेज आपके पास केमिस्ट्री बेस है, जहाँ पे हो सकता है किसी प्लांट में ये गैसेज रिफाइनरी की बात हो रही है तो उसके अंदर उसी के अंदर ये सब चीज़ें बता रहा है, इसी चीज़ की रिगार्डिंग ये सब बात कर रहा है। तो देखते हैं इनके आंसर पॉसिबल क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार मैंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद एक बार आप अगर चाहो तो ऑप्शन एनालिसिस कर सकते हो। ऑप्शन एनालिसिस से होगा आपके पास ये कि आप को किन वर्ड्स का मीनिंग आता है। दिस इज द मेन थिंग, आपको ध्यान रखना है कि दिए गए ऑप्शंस में से आपको किन का मीनिंग आता है और जिनका मतलब अगर आता है, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अदरवाइज होगा क्या, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो आपका हो सकता है एक तुक्का हो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। बात अगर करें यहाँ पे तो देखिए पहला 21 के अंदर प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, आइडियाज है, फॉर्म एंड ब्रांड है, ठीक है, सभी के मतलब मुझे आते हैं। एनहेंस्ड, कंज्यूम, मैन्युफैक्चर, ओके। टेरिबल, वर्सेटाइल, इंपॉर्टेंट, मेजरली, ठीक है। अनसूटेबल, एक्सेप्टेबल, सेटिस्फाइंग, एप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपरली। एग्जॉस्टेड, वॉर्न आउट, ठीक है, वियर की थर्ड फॉर्म हो गया, ओके। रिकवर्ड, कंज्यूम, डिप्लेटेड, डिप्लेटेड मीनिंग हो जाएगा आपके पास समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। रेगुलेशंस, पॉलिसीज, अथॉरिटीज, कंट्रोल एंड इंसाइटमेंट। तो ये है आपके पास सारे वर्ड्स। अब देखते हैं मतलब अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब अपन देखेंगे कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो देखिएगा यहाँ पे अपनी बात हो रही है गैसेस रिफाइनरी ब्लैंक इंक्लूड हाइड्रोजन, फ्यूल गैस, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ लेना है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपके पास जो आने वाला वर्ड है वो सेंटेंस के बेस पे क्या आने वाला है। ब्लैंक पे कभी नहीं रुकना है, सेंटेंस को पूरा पढ़ना है फिर अपने आंसर तक जाना है। तो इसने कहा है गैसेज रिफाइनरी ब्लैंक, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रोडक्ट्स, दूसरा सर्विसेज,
अच्छा, उसके पीछे जो आ रखा है वो हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन वगैरह जो भी वर्ड दे रखे थे, तो देखिए सर्विसेज आ सकते हैं, नहीं वो सर्विसेज नहीं है। क्या आइडियाज हो सकता है, नहीं आइडियाज आपके पास नहीं हो सकता। फॉर्म से मिलके बना होना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ब्रांड नहीं, तो ये हो जाएगा आपके पास गैसियन रिफाइनरी जो है वो क्या करती है, गैसियस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड, उसके अंदर ये सब चीजें इंक्लूड है, जिसमें हाइड्रोजन हो गया, फ्यूल गैस हो गया, इथेन हो गया, ठीक है, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन ब्लैंक इन रिफाइनरी डीसल्फ्राइजेशन फैसिलिटीज। हो सकता है कि बहुत सारा हाइड्रोजन जो है वो क्या है, रिफाइनरी डीसल्फ्राइज एक्टिविटी में यूज होता हो, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, एक पॉसिबल मीनिंग यहाँ पे मैंने सोचा, ठीक है, जिसके बेस में अपने आंसर तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एनहेंस्ड कंज्यूम मैन्युफैक्चर प्रेजेंट एंड डिस्प्लेड। अब देखिए मैंने कहा यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सबको अगर ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से ये अपने पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता, अपना पॉसिबल आंसर हो सकता है कंज्यूम, ठीक है। क्यों हो सकता है, देखिएगा, इसने कहा है मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन कंज्यूम, इसके बाद में V3 पैसिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है, हाइड्रोजन को यूज किया जाता है इन रिफाइनरी डीसल्फ्राइजेशन फैसिलिटी। रिफाइनरी डीसल्फ्राइजेशन फैसिलिटी के अंदर उसको कंज्यूम किया जाता है, जो क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करता है, किससे, गैस स्ट्रीम से, एंड देन सेपरेट दैट कंपाउंड इनटू एलिमेंटल हाइड्रोजन एंड सल्फर। ओके, सेपरेट करता है एलिमेंटल हाइड्रोजन और सल्फर को। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन में बी डिलीवर्ड टू द रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम। हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वो हाइड्रोजन जो है डिलीवर किया जाता है रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम को। अब रिफाइनरी फ्यूल गैस वेरीज इन कंपोजिशन बट यूजुअली कंटेन्स अ ब्लैंक अमाउंट ऑफ मीथेन, जिसके अंदर क्या हो सकता है, मीथेन का पार्ट हो सकता है ज्यादा हो। 23 को अगर ध्यान से देखें तो देखिएगा इसने देखा टेरिबल अमाउंट हो ही नहीं सकता, ठीक है, वर्सेटाइल अमाउंट नहीं हो सकता, इंपोर्टेंस पीछे अमाउंट ही ऑलरेडी नाउन हो नहीं सकता, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, अपना आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 23 का आपके पास रह जाएगा सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक पीछे नाउन दे रखा है तो उसकी क्वालिटी को बता रहा होगा, ठीक है। चलते आगे, इसके बाद में अगर अपन बात करें, इट हैज अ हीटिंग वैल्यू similar to natural gas and consumed in the plant operation. The drawback is that periodic variability in heating value makes it blank for delivery. ठीक है, उसको कैसा बनाता है, देखो क्या करता है, ड्रॉबैक, इसका एक ड्रॉबैक है, क्या है, पीछे जो वर्ड आएगा हो सकता है नेगेटिव वर्ड हो, क्योंकि द ड्रॉबैक की बात हुई है, इज दैट पीरियोडिक वेरिएबिलिटी इन हीटिंग वैल्यू मेक्स इट ब्लैंक फॉर डिलीवरी टू कंज्यूमर गैस सिस्टम तक डिलीवरी पहुंचाने में क्या हो सकता है, उसको में हो सकता है कि वो नेगेटिव वर्ड आएगा, ये श्योर है। चलिएगा, तो मैं बता देता हूं वर्ड कौन सा होगा, एप्रोप्रिएट हो नहीं सकता, सेटिस्फाई, अगर अच्छा सभी वर्ड को देखे इम्प्रॉपरली सूट नहीं होगा, अगर यहाँ पे देखे तो इनसूटेबल आपके पास प्रॉपर मीनिंग लेके आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था ये आपके पास क्या है, ड्रॉबैक की बात हो रही है, ठीक है। तो अपने पास आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, अनसूटेबल। 24 का आंसर आपके पास ये हो जाएगा। चलिए चलते आगे, फिर इसने बात की है कंज्यूमर गैस सिस्टम, इथेन में बी ब्लैंक फ्रॉम द रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम फॉर यूज एज अ पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक, मतलब वहां से निकाला जा रहा है उसको, ठीक है ना। तो एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाना, वॉर्न आउट हो नहीं सकता, कंज्यूम हो नहीं सकता, यहाँ पे मतलब रिकवर की जा रही है ना इथेन गैस को, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो आपके पास रह जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रिकवर्ड हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन को देखते हुए, ठीक है। चलते आगे, और लास्ट इसमें कहा है, देखो मैं एक बार वापस पढ़ रहा हूं आपके लिए, इथेन में बी, ठीक है, रिकवर्ड फ्रॉम द रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम फॉर यूज अ पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक के लिए उसको रिकवर किया जाता है या हो जाती है वो, ठीक है। इन मैनी केसेस दिस ऑपरेशन टेक प्लेस इन रिलेटिवली रिमोट रीजन्स एंड अफेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्री, ठीक है, सो दैट लिटिल और नो ब्लैंक इज अटेम्प्टेड। इसके लिए हो सकता है ये ऐसी जगह पे होता है जहां पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, या फिर कोई कोई अटेम्प्ट ना, देयर इज नो ब्लैंक इज अटेम्प्टेड, ठीक है ना। चलिए, रेगुलेशंस इज अटेम्प्टेड, पॉलिसीज इज अटेम्प्टेड, ऑथोरिटीज इज अटेम्प्टेड, इंसाइटमेंट नहीं, नो कंट्रोल इज अटेम्प्टेड, ये ऐसी जगह पे होता है जहां पे कोई कंट्रोल जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट, जहां पे अपन ने देखा किस तरह से पैसेज को पूरा पढ़ना और पढ़ने के बाद उनके आंसर तक पहुंचा जा सकता। अब अपन चलते आगे, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी ठीक बाद में बात करें तो क्वेश्चन आपके पास रहेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, 27 से 30। इसने कहा है देयर आर 3 स्टेटमेंट गिवन इन ईच क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड sentences which are grammatically correct and mark your answer choosing the best possible alternative among the 5 options given below. Each question
इफ ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट चूज एज योर ई एज योर आंसर। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है आपके पास। इसने कहा है 3 सेंटेंस दे रखे हैं, ओके 3 सेंटेंस दे रखे। अब ये पूछता है क्या पता है कि कभी कभी तो पूछता है कौन सा सही नहीं है और कभी कभी पूछता है कौन सा सही है। तो आपको ये पहले देख लेना है कि इसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। इसने पूछा है ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सही है, तो इन तीनों में से देखना है कि कौन सा सही है। जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उसके बेस पे आपके पास क्या हो जाएगी, इनके आंसर्स अपन दे सकते हैं। तो इसने कहा है द रिसेंट बर्गुलरी केम एज सरप्राइज फॉर द रेडेड होम इज located in a relatively safe area. The recent burglary came as a surprise. Surprise होगा आगे आया है for the raided home नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है for the raided home is located, यहाँ पे ये रीजन बता रहा है। ऐसी चीजें निकल के बाद सरप्राइज निकल के बाहर आया है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बिकॉज आए या फिर सिंस आए, तो मतलब ये मेरा हो जाएगा गलत। तो फर्स्ट मेरा रॉन्ग हो गया, इसने करेक्ट पूछा है तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा सिंस द। देखो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ वापस। इसने कहा है द रिसेंट बर्गुलरी केम एज अ सरप्राइज सिंस द रेडेड होम इज लोकेटेड इन रिलेटिवली सेफ एरिया। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा सिंस, तो ये मेरा गलत हो गया। आगे चलते हैं। फर्नीचर मेकर्स ऑफन यूज प्लेन वुवन बर्लैप एज अ सपोर्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ काउचेज एंड चेयर। सपोर्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ, सपोर्ट फॉर द इनसाइड ऑफ या सपोर्टिंग द। ठीक है, यहां पे आपके पास आई थिंक ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो देखिए इसने एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रेस्क्यूअर्स वर फोर्स्ड टू अबंडन देयर रिसर्च। हो सकता है आपके पास ये जो आंसर, ये जो सेंटेंस दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 3। ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा है तो आंसर विल बी सी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28। हिज व्यूज हैव एक्साइटेड a lively controversy among fellow scientists। ठीक है, I don't think his views plural V3। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मुझे सेंटेंस आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। आइदर पार्टी हैज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है। आइदर, ईच, एवरी ऐसे कोई वर्ड अगर आ जाए तो ठीक, बाद में आपके पास जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है, प्लूरल नहीं आती। तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट द प्रेजेंट सिचुएशन इज गोइंग टू कंटिन्यू। एज्यूमिंग हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट। ठीक है, तो आपके पास दूसरा जो है वो क्या हो गया, गलत। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 29। इसने कहा प्रेज ऑलवेज स्टिमुलेट्स हिम टू मेक ग्रेटर एफर्ट्स। कोई इश्यू नहीं है। द हाउसेज वर नॉट कंसिडर्ड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस, वॉज वर के बाद में V3, हैबिटेबल, रहने लायक। ठीक है, हो सकता है। दे ट्राइड टू एश्योर हिम फॉर, यस, इसमें तीनों के तीनों आपके पास सेंटेंस जो हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। मतलब तीनों में से किसी भी सेंटेंस में आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है एरर का। इसने कहा है द इश्यू ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंटल इज एन इमोटिव सब्जेक्ट। ठीक है, द किंग एग्रीड फॉर डिजॉल्व। एग्रीड के साथ जनरली फिक्स प्रीपोजिशन का रूल कहता है कि अगर पीछे दे रखा है इस टाइप की कोई भी वर्ड जिसमें इसने लिखा है डिजॉल्व द प्रेजेंट कमीशन। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन दे रखी है, यहाँ पे एग्रीड टू आएगा, नॉट विथ आता तब पीछे पर्सन होता, तो यहाँ पे फॉर की जगह टू ज्यादा सही है। शी हैज एंडोर्ड विथ इंटेलिजेंस एज वेल एज ब्यूटी। ठीक है ना। अब देखिएगा ये सब्जेक्ट बन जाएगा और इसी के बारे में अगर बात हो रही है पीछे विथ इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी उसको मिला है, तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे हैज रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हैज लगाऊंगा तो ये सेंटेंस नॉर्मल एक्टिव का हो जाएगा, जहाँ पे ये है नहीं। यहाँ पे सेंटेंस को पैसिव में बनाने की जरूरत है, जहाँ पे इसी के बारे में बात हो रही है कि उसको इंटेलिजेंस के साथ साथ ब्यूटी भी एंडोर्ड हुई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपके पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज। तो देखिए इज मतलब सेकंड हो गया रॉन्ग, थर्ड हो गया रॉन्ग, करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। तो पहला जो आपके पास रहेगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। करेक्ट आपके पास सेंटेंस जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। ठीक है, चलिए चलते आगे। इतना सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट जो चीज मेरे पास आती है वो आपके पास आ जाती है हाउ टू सॉल्व पैसेज। यस, पैसेज को कैसे सॉल्व करना है ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। तो अब अपन देखेंगे कि पैसेज को सॉल्व कैसे किया जा सकता है इंग्लिश के अंदर। चलिएगा, एफर्ट्स थोड़े से देख लेना कैसे आप इसको करोगे। ये आपका पूरा का पूरा पैसेज है। अच्छा, यहां पे जब इतने बड़े पैसेज को देख लिया जाता है
तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे जो क्या करेंगे, इस पूरे पैसेज को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका रीडिंग स्किल ठीक ठाक है तो इतने बड़े पैसेज को भले आपकी दिल की तसल्ली के लिए भले ही पढ़ लो कि हाँ चलो ठीक है मैंने पैसेज को पढ़ लिया, अपने आंसर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में अगर अपन बात करें तो इतना बड़ा पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ आना और समझ आने के बाद अपने आंसर तक पहुंच पाना, ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अपन क्या करेंगे, पैसेज को पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एम पैसेज को पढ़ के समझना नहीं है। यहाँ पे मेरा एम कि अगर इस पैसेज पे 7 से 8 क्वेश्चन बने तो उनमें से मैं कितने सही कर सकता हूँ और कितने अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरा जो एम है वो इसके आंसर को सही करना है, ठीक है। मेरा एम ये नहीं है कि मैं पैसेज को पढ़ के समझूं, जैसा कि आपका एम इंग्लिश पढ़ना नहीं, रीजनिंग पढ़ना नहीं, मैथ्स पढ़ना नहीं, आपका एम सिलेक्शन है, इसीलिए आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पैसेज को मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पैसेज जब भी आएगा उसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टाइप बनता है एंटोनिम सिनोनिम का, दैट इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। दूसरा जो बनता है डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन, जो जहां पे पैसेज को सीधा पढ़ के अपने आंसर को दे सकते हो। तीसरा आपके पास जो बनेगा वो बनेगा इम्प्लाइड टाइप का क्वेश्चन, जहां पे पैसेज को पढ़ के आपको इन्फ्रेंस करना है, ये पता लगाना है कि कौन सी बात हो रखी है, थीम या फिर सेंट्रल आइडिया की बात होती है। और फोर्थ होता है टोन ऑफ द पैसेज, जो प्रीलिम्स में कभी नहीं आता, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पैसेज को पूरा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन कहा है। इससे पहले मैं एक बार एक काम करता हूँ, जो जो वर्ड्स मेरे पास बोल्ड है, एक तो ये वर्ड बोल्ड है, ठीक है, एक ये वर्ड बोल्ड है और एक ये वर्ड बोल्ड है, ठीक है ना। इनको एक बार मैं देख लेता हूँ क्योंकि इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है। चलते हैं, चलिएगा। अमंग द गिवन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 अपन सॉल्व करें, ठीक है। सबसे पहले एंटोनिम सिनोनिम। एंटोनिम सिनोनिम पैसेज को सबसे लास्ट लेने के पीछे रीजन मेरे पास यही है, क्योंकि ऐसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप कर सकते हो, लेकिन पैसेज अगर आपका टाइम ले गया तो पीछे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस पैसेज। इसलिए बेटर है कि पैसेज हमेशा आप लास्ट में करें। ये मेरी एक एडवाइस आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो मैंने कहा अमंग द गिवन ऑप्शन चूज द वर्ड विच कैन रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन पैसेज। ओके, ये हाईलाइटेड वर्ड आपके पास दे रखा है, तो ये कौन सा इसको रिप्लेस कर सकता है। फ्रीक्वेंटली वर्ड दे रखा है, इसने बोला रिपीटिंग, रेगुलरली, हैबिट, कैजुअली और ओकेजनली, ठीक है। ये 5 ऑप्शन मेरे पास है। अब अपन देखेंगे कि पैसेज के अंदर आपके पास जो वर्ड था फ्रीक्वेंटली ये कहा है, ये यहां पड़ा है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, वर्ड का मीनिंग सीधा आता है तब भी अपने आंसर पर सीधा मत जाना, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है। सेंटेंस के बेस पे मतलब वेरी करते रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखिए इसने कहा है चिल्ड्रन टुडे फ्रीक्वेंटली यूज देयर स्मार्टफोन एंड टैबलेट आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स एंड शुड बी ट्रस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग स्कूल एज वेल। मतलब स्टूडेंट जो है वो, चिल्ड्रन जो है वो, बच्चे क्या करते हैं, स्मार्टफोन का यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली। 19 रेगुलरली। अगर यहाँ पे ध्यान से देखे तो देखिए रिपीटेडली अगर होता तो हो सकता अपन उसको यूज लगा लेते, ठीक है ना। इसने बोला रिपीटिंग नहीं, रेगुलरली यूज कर ले। यहाँ पे जरूरत है एलवाई एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है ना। कैजुअली हो नहीं सकता, ओकेजनली हो नहीं सकता, इसलिए करेक्ट आंसर मेरे पास रेगुलरली विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 20, अमंग द गिवन ऑप्शन चूज द वर्ड विद द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, ठीक है। मतलब सिनोनिम पूछा है, वर्ड कौन सा है, वर्ड आपके पास रहेगा एमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग, सॉरी द वर्ड इज एलिमिनेटिंग, ओके। पहला वर्ड एकम्प्लिश, पूरा करना, एडेप्टिव, ठीक है, अपनाना, एडेप्टिव, ठीक है। एडोप्ट नहीं है, एडेप्टिव है, ढल जाना, उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। रिमूवल, हटा देना, रेगुलेटिंग, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग, ओके। सभी के मीनिंग मुझे पता है। आंसर की तरफ चलते हैं। पहले देख लेते हैं वो वर्ड कहाँ दे रखा है। इसने दे रखा है, देखिए इसने क्या कहा है कि एक बात ध्यान रखना, आंसर जब भी निकालने की कोशिश करो तो सेंटेंस को फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक पूरा पढ़ना, तभी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। देखिए इसने कहा है हाउएवर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज significantly reduced with options like online degree and by eliminating, हटा के, the need to buy physical textbook, फिजिकल टेक्स्ट बुक को हटा के, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास आ जाएगा आंसर रिमूवल ऑफ फिजिकल टेक्स्ट बुक,
एलिमिनेटिंग, रिमूवल, बोथ हैव द सेम मीन। तो यहाँ पे सिमिलर मतलब के अलग लिए अगर मेरे से पूछा गया तो मेरा करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, रिमूवल विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिएगा ये क्वेश्चन मेरे पास हो गया, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है ना। अच्छा, एक ये है, इसको भी अगर आप चाहो तो देखिए लाइन को पढ़ के ही करना, तो इसको आप कर सकते हो। देखिए इसने कहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट कुड बी द इन्फ्रेंस, ठीक है, ऑफ द सेंटेंस इटैलिसाइज्ड इन द गिवन पैसेज। ऐसा कौन सा मतलब इटैलिसाइज्ड सेंटेंस के अंदर इस पर्टिकुलर चीज में ऑथर क्या इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, ये बात यहाँ पे कह रहा है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, वो कहाँ पे दे रखा है मेरे पास। ठीक है, ये दे रखा है। देखिए एक बार मैं इस पैसेज को यहाँ तक पढ़ लेता हूँ ताकि ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि पैसेज किस बेस पे। ठीक है, चलो। Although many people like to rely on traditional method of teaching, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड को वेब पे भरोसा करते हैं। द पॉसिबिलिटीज दैट ओपन व्हेन टेक्नोलॉजी ब्रॉट इनटू द क्लासरूम एंड आर एंडलेस। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी, संभावना तब बढ़ जाती जब टेक्नोलॉजी को क्लासरूम के अंदर लाया जाए। ठीक है ना। फॉर वन, एक्सेस टू एजुकेशन हैज बीन सिग्निफिकेंटली ब्रॉडन्ड एज अ रिजल्ट, और इसको बढ़ाया जा सकता है, इंक्लूडिंग अ वाइड रेंज ऑफ लर्निंग स्टाइल एंड डिग्री ऑप्शंस। इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट और एन एजुकेशनल प्रोफेशनल, इट इज क्रूशियल। अच्छा, स्टूडेंट एजुकेशनल प्रोफेशनल टीचर के लिए वर्ड आया। ठीक है, इट इज क्रूशियल टू नोट दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस, टू रियली यूटिलाइज दीज टूल्स, टीचर शुड आस्क themselves why student want technology in classroom, not just why they need it. It can definitely help education professional, टीचर के लिए, in the monitoring of इंडिविजुअल डेवलपमेंट, किसी एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। ठीक है, एंड इनोवेटिव लेसन प्लानिंग, बंदा जो पढ़ा रहा है वो अपना लेसन प्लान बना सके। बट द स्टूडेंट्स हु लर्न थ्रू टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट अ सेट ऑफ स्किल दैट विल हेल्प देम थ्रू आउट देयर ओन फ्यूचर करियर्स। ठीक है, ये मेरे पास पूरे के पूरे पैसेज की बात, यहां तक इस पर्टिकुलर चीज को अपन ने देखा। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जहां पे अपन ने छोड़ा था। इसने कहा है एडटेक की कहीं बात नहीं हो रखी है, छोड़ दो, ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, आई डोंट थिंक ये जरूरत पड़ी। स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स कैन मार्क देयर प्रेजेंस आउटसाइड द एजुकेशन फील्ड। आउटसाइड इनसाइड दोनों है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी एड्स स्टूडेंट टू अचीव देयर गोल, ये हो तो सकता है, इन्फर तो कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्ट यही बात नहीं कही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये बात अपने पास बहुत तरीके से कही गई है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर। तो ज्यादा अच्छा आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसने क्या बोला है कि लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अंदर। चलते हैं आगे। अब देखिएगा इतने क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 इसने क्या पूछा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो होता है इसमें पहले आपको देख लेना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर इंप्लाइड क्वेश्चन है। डायरेक्ट और इंप्लाइड के अंदर फर्क आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। डायरेक्ट का मीनिंग आपके पास रह जाएगा ऐसे सेंटेंस जहां पे आप पैसेज को देख के अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, और इंप्लाइड का आपके पास रह जाएगा जहां पे आपको सोचना है, सेंट्रल आइडिया से अपने आंसर को निकालना है। ठीक है, तो इंप्लाइड टाइप के क्वेश्चन हो सकता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टिपिकल रहे। ठीक है, चलिएगा। इसने कहा है व्हाई डू स्टूडेंट्स नीड टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, क्यों जरूरत है क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब ये जो अगर आपको पता तो ये अपने पहले पैराग्राफ के अंदर भी ही आपने पढ़ लिया था। इसने बोला इट हेल्प्स स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर करियर्स। यस, ये बात दे रखी है, अपन ने अभी पढ़ी। ठीक है, टेक्नोलॉजी हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू साइमल्टेनियसली परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज, ये बात अभी तक तो नहीं देखी, देखते आगे है या नहीं। टेक्नोलॉजिकल गुड्स हेल्प स्टूडेंट स्टे एंगेज ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, ये भी बात अभी देख लेते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए इसने बोला कि द स्टूडेंट्स हु लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट सेट ऑफ स्किल दैट विल हेल्प देम थ्रू आउट देयर ओन फ्यूचर करियर्स, मतलब वो मेरे पास बात हो सकती है। एक बार थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइज एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज सिंस स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी इन देयर एवरीडे लाइव्स, व्हाई नॉट इंटीग्रेट इट इनटू द क्लासरूम, चिल्ड्रन टुडे फ्रीक्वेंटली यूज देयर स्मार्टफोन। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था, आगे चलते हैं। बाय इनकॉर्पोरेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंस्टेंस, टीचर्स कैन डेवलप मोर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव लेसन प्लान्स टू होल्ड the attention of their classes, not to mention as a new method of teaching developed, so does the need of specialized and professional both within and outside of education field। ठीक है, ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। इतना जब अपन देख लेते हैं तो यहां पे आपके पास हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल गुड्स हेल्प स्टूडेंट स्टे एंगेज ड्यूरिंग क्लास। इसने कहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी
देखिए यहाँ पे इसको पढ़ लिया, इट इनेबल्स ऑनलाइन एजुकेशन, distance learning, access up to date information because student interprets this information differently. Technology can enable more research into subject that are more difficult to learn. ठीक है, अब अगर ऐसा जाए तो पैसेज को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं आगे. ठीक है, दे कैन लर्न एट देयर ओन पेस, दस एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टमेटिक अप्रोच टू द प्रोसेस. ठीक है, अब इससे एक चीज और देख लीजिएगा कि स्टूडेंट खुद भी तो अपने हिसाब से इसको चला सकता है. ठीक है, इसने पूछा है टेक्नोलॉजिकल गुड्स हेल्प स्टूडेंट टू स्टे एंगेज ड्यूरिंग क्लास. यस, ये भी आपके पास बात हो सकती है क्लास के दौरान, लेकिन ये बात कहीं पे नहीं देखी अपन ने, तो फर्स्ट और थर्ड आपके पास हो जाएगा करेक्ट. करेक्ट आंसर विल बी सी अकॉर्डिंग टू द पैसेज. चलते आगे. नेक्स्ट आपके पास रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डज टेक्नोलॉजी एड स्पेशलाइज प्रोफेशनल. अभी अपन ने देखा. ठीक है, अभी देखो इसको तो कुछ करना नहीं, अपन ने पढ़ लिया है. स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कैन टैप अपॉर्चुनिटीज विद इन एंड आउटसाइड एजुकेशनल फील्ड. यस, बात हो रखी है, ये भी बात हो रखी है. टीचर कैन डेवलप मोर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव लेसन प्लान. ठीक है, और दे कैन कन्वीनियंटली फॉलो द कन्वेंशनल मेथड. ये बात आई डोंट थिंक यहाँ पे कहीं पे है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, दैट विल बी ए और बी विल बी योर करेक्ट आंसर. चलते आगे. क्वेश्चन नंबर 15. हाउ डज टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स स्टूडेंट इन देयर लर्निंग. लर्निंग के अंदर टेक्नोलॉजी कैसे बेनिफिट कर सकती है. इसको देखिए, पैसेज को अपने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, आधे से ज्यादा 25% पोर्शन अभी बचा है खाली. पहला, दे गेन एक्सेस टू अप टू डेट इन्फॉर्मेशन. यस, ये बात अपन ने पढ़ी है. दूसरा, स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन पेस. यस, ये बात अपन ने पढ़ी है. दे कैन फर्दर रिसर्च सब्जेक्ट दैट डिफरेंट डिफिकल्ट टू लर्न. यस, ये बात पढ़ रखी है. ठीक है, दे कैन एक्सेस द लेसन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यस, ये भी बात कर रखी है. तो अपना करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, इन सभी की बात अपने पास पैसेज के अंदर है. चलते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 16. व्हाट कुड बी द बैरियर व्हाइल इंप्लीमेंटिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. एडटेक को इंप्लीमेंट करने में कौन सा बैरियर आपके पास हो सकता है, कौन सी प्रॉब्लम आपके पास हो सकती है. तो यहां पे जब इसको ध्यान से देखें तो इसने बोला है, देखिए इसको मैं पढ़ ही लेता हूं आपके लिए, इसको देखिएगा. मैनी बिलीव दैट टेक्नोलॉजी कैन एनहांस इंडिविजुअल लर्निंग, रिमूविंग एजुकेशनल बाउंड्रीज दैट टीचर्स में फेस. ठीक है, इट यस, मैनी बिलीव दैट एजुकेशनल कैन एनहांस इंडिविजुअल लर्निंग, रिमूविंग एजुकेशनल बाउंड्रीज दैट टीचर्स में फेस. जो फेस कर रहे हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, देखो यहां पे आ जाओ. देखो मैंने यहां से इसको ऐसे यहां से पकड़ा है, इंप्लीमेंटिंग educational technology is a fairly new field in the education sector and not all teachers are ready to start implementing. इसका मतलब यही हुआ ना कि टीचर जो है वो हेजिटेट हो रहे हैं. ठीक है, देखो इस लाइन को पढ़ के मैं अपने मीनिंग तक पहुंच सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा टीचर्स कुड बी मोर हेजिटेंट वाइल इंप्लीमेंटिंग. यस, आगे पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट एफर्ट. ठीक है, ये बात कहीं नहीं है. पेरेंट डूबियस कहीं नहीं है. टेक्नोलॉजी है सेवरल नहीं. करेक्ट आंसर आपके पास रह जाएगा ए, क्योंकि हो सकता है कुछ टीचर ऐसे भी हो जो इसको अपनाने में हेजिटेंट, इंप्लीमेंट करने में हेजिटेंट फील करे. ठीक है, चलते आगे. क्वेश्चन नंबर 17. हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लर्निंग. कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है कॉस्ट ऑफ लर्निंग को कम करने में. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लर्निंग पे आ जाना है जो मेरा कीवर्ड है. ठीक है, बस सीधा वही पकड़ना अपने को पैसेज के अंदर. तो यहाँ पे इसने दे रखा है कॉस्ट ऑफ लर्निंग की बात कहाँ हो रखी है. अगर आपको ध्यान से आपने देखा हो तो देखिए ये रहा. हाउएवर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशनल हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. आ गई बात. ठीक है, सॉरी, विथ ऑप्शंस लाइक ऑनलाइन डिग्रीज एंड बाय एलिमिनेटिंग द नीड टू बाय फिजिकल टेक्स्ट बुक. ठीक है, बाय एक्सेसिंग स्कॉलरली आर्टिकल फ्रॉम योर यूनिवर्सिटीज डेटाबेस. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन इजीली चूज टू कंटिन्यू योर स्टडीज फ्रॉम अनदर कंट्री और विदाउट लिविंग योर होम. Students don't even need to enroll full degree program to learn the best universities in the world. Typically free for student. Most academic journal will offer full digital version of books originally produced in, even if you are not currently studying or involved in the education community. ठीक है, various article, videos etc. can be downloaded right to your phone, making the learning process both easily accessible as well as mobile. Because of technology, education is becoming more flexible and accessible. We have seen a growing popularity of online degree and mobile learning. Physical boundaries have been removed and many executives have embraced technology to supplement
द फर्दर एजुकेशन ऑफ देयर एम्प्लॉय। अब यहाँ पे अगर देखें तो पैसेज में बात जो हो रखी है वो तो अपन ने देखी, ये बात स्पष्ट रूप से कर रखी है रिमूवल ऑफ फिजिकल टेक्स्ट बुक, यस ये बात अपने पास स्पष्ट रूप से कर रखी है। रिमूवल ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये बात कहीं हुई नहीं है, बट क्या इसको इन्फर किया जा सकता है? ठीक है, आगे चलते। मोस्ट ऑफ द एकेडमिक जर्नल्स फ्री फॉर स्टूडेंट्स, यस ये बात हो रखी है। तो यहाँ पे अगर देखिए ये स्पष्ट तो नहीं कह रखी है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जरूर है कि घर पे बैठ के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट इसको माना नहीं जा सकता जब तक पैसेज के अंदर कहा नहीं। एक बात यहाँ पे देख लीजिएगा, पैसेज जब तक ना कहे अपने को कोई बात अपनी तरफ से नहीं माननी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपके पास जो रह जाएगा वो हो जाएगा, आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपके पास पैसेज 18 अपन कर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से जब अपन ध्यान से पूरा देखते हैं तो अपन ने देखा कि किस तरीके से आपके पास इंग्लिश के पेपर को बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट थोड़े से एफर्ट्स आपको डालने होंगे क्योंकि लैंग्वेज और लैंग्वेज को करने में थोड़ा सा टिपिकल आपके पास रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आए और अच्छे तरीके से हम आप इम्प्रूव करें आपकी एजुकेशन स्किल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।